हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो हमने भी कल वाले वीडियो पढ़ाया था कि क्या है जनन, क्या होता है। आज उसी का हम दूसरा वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि जनन कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या है, इनके हानि और लाभ क्या है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे जिस चीज़ से लाभ होगा तो उससे क्या है, उसकी हानियाँ भी क्या है, पाई जाती हैं। यदि कोई भी चीज़ है, यदि हमारे लिए क्या, यदि वो फायदा है, यदि उसका ओवरडोज हमारे पास हो जाए या उसका अधिकता हो जाए तो उससे क्या होने लगती है, हमें उसकी क्या है, हमें हानियाँ होने लगती हैं। तो कोई भी चीज़ है जिसके की यदि अधिकता हुआ तो हमें हानि ही हानि देने वाला है। यदि उसका क्या है, मात्रा यदि बराबर में है तो हमें वो फायदा देगा हमें। तो दोनों तरीके से वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने कब पढ़ा था जनन। तो जनन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक नई संतति को जन्म देता है तो उसे जनन कहा जाता है। जनन का मतलब क्या होता है, तो जनन का मतलब होता है कि कोई भी प्राणी संतान उत्पन्न करता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जनन कहा जाता है। यदि संतान उत्पत्ति करता है तो उसे जनन कहा गया है। संतान उत्पत्ति को ही क्या कहा गया है, जनन के नाम से जाना गया है। ठीक है, और जनन से फायदा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही समान अपनी जाति क्या करता है, उसको बढ़ाता रहता है। क्या करता है, उसको बढ़ाते रहते हैं, जिसको जनन कहा गया है। ठीक है, और सबसे विशेषता ये है कि जो जो जनन होता है, जनन तीन प्रकार की होती है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और एक कायिक वर्धन होता है। यदि हम मुख्यतः देखें तो दो ही होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ पे युग्मक की आवश्यकता होती है। मतलब कि यहाँ पे युग्मक के द्वारा एक नए प्राणी की उत्पत्ति या विकास होता है और यहाँ पे निषेचन पाया जाता है। और ये जातियां होगी हमेशा क्या होती हैं, ये संकर जाति होती है। मतलब कि जो जाति होगी इस वातावरण में वो हमेशा प्रभावी होगा। क्या होगा, ये हमेशा प्रभावी बनेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें संकर जाति कहा जाता है। और जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ पे निषेचन द्वारा जैसे भ्रूण का बनना, फिर इसके बाद आगे बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे युग्मक का होना बहुत जरूरी है। और जो अलैंगिक जनन हमारे पास होता है, तो अलैंगिक जनन में युग्मक का आवश्यकता नहीं होता है। वहां पे शरीर की किसी भी भाग के द्वारा एक नए प्राणी की आवश्यकता है, उत्पत्ति या विकास होता है। तो जो अलैंगिक जनन होगा, तो अलैंगिक जनन में शरीर के किसी भी भाग से एक नए प्राणी का विकास हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होगी। लैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मक के द्वारा एक नए प्राणी का विकास होगा, तब उसे क्या कहा जाएगा, उसे लैंगिक जनन कहा जाएगा। और लैंगिक जनन से जो प्राणी जन्म लिया है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हाइब्रिड होगा। मतलब हमेशा प्रभावशाली प्राणी का वो क्या करते हैं, वो विकास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमने पढ़ा है कि लैंगिक जनन से उसके लाभ क्या है। तो पहली बात यह है कि इसमें निषेचन पाया जाता है। क्या होता है, निषेचन पाया जाता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित होकर के भ्रूण का निर्माण करने लगे तो उसे क्या कहता है, उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है, तो निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित होकर के क्या करें, भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है, निषेचन दो प्रकार की होती है, अंतर निषेचन और बाह्य निषेचन होता है। जो अंतर निषेचन होता है तो कहा जाता है कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर होता हो तो उसे अंतर निषेचन कहा जाता है। जैसे मानव, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, तो क्या करते हैं, इनमें अंतर निषेचन पाया जाता है। हमने भी बोला ना कि अंतर निषेचन का मतलब क्या होता है, जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतर निषेचन कहा जाता है। और एक होता है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है, जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के बाहर पाई जाए। जब मादा शरीर के बाहर पाई जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बाह्य निषेचन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाह्य निषेचन। और अंतर निषेचन मतलब मादा शरीर के अंदर पाई जाए। मतलब कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन कहाँ होता हो, मादा शरीर के अंदर हो। अंतर निषेचन जब मादा शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन के अंतर्गत रखा। फिर इसके बाद विभिन्नताएं। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जीवों से उत्पन्न युग्मकों का संयुग्मन होता है, अतः इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
कहा जाता है कि जो लैंगिक जन्म होता है, कहा जाता है कि जो लैंगिक जन्म होता है तो लैंगिक जन्म के द्वारा हमेशा कौन सी जाति उत्पन्न होगा, हमने बोला भी इनसे हमेशा एक संकर जाति ही उत्पन्न होगी। कौन जाति उत्पन्न होगी? संकर जाति उत्पन्न होगी। तो संकर जाति में क्या होते हैं? दोनों के लक्षण होते हैं, माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। जब दोनों के लक्षण होंगे तो 50% लक्षण माता को होता है, 50% लक्षण पिता को होता है। जब दो लक्षण एक साथ मिल जाए तो उसी को क्या कहा गया है? उसी को संकर कहा गया है। ठीक है। और संकर जाति हमेशा क्या होते हैं? वो काफी लाभदायक होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभावी अवस्था में होंगे और ये वातावरण हमेशा दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। जब वातावरण बदल रहा है तो श्योर सी बात है प्राणी को बदलने की क्या होती है? अत्यंत जरूरत होती है। यदि प्राणी में लक्षणों परिवर्तन न रहे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्राणी का विनाश होने लगेगा या प्राणी क्या होने लगेगी? संकटग्रस्त होने लगेगा। तो प्राणी को बचाए रखने के लिए, अपने को बचाने के लिए वो हमेशा क्या होते हैं? अपने लक्षणों में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। उद्विकास विभिन्नताएं प्राकृतिक कारक का एक प्रमुख कारक है, अतः लैंगिक जन्म की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विभिन्नताएं यदि कोई भी प्राणी, हमने बोला है कि यदि कोई प्राणी अपने शरीर में विभिन्नता नहीं लेके आएगा तो यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वातावरण प्रतिदिन बदलता जा रहा है। यदि कोई दूसरा प्राणी है, यदि उसमें परिवर्तन न है तो उस हिसाब से क्या होगी? इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगेगी। तो प्राणी को जरूरी है कि अपने शरीर में क्या करे? वो परिवर्तन लाए। जब प्राणी अपने शरीर में परिवर्तन लाएगा तभी वो क्या होगा? उनमें आगे विकास होगा या उनकी जाति क्या आगे बढ़ेगी। यदि वो अपने शरीर में परिवर्तन नहीं लेके आएंगे तो क्या होने लगेंगे? वो समाप्त होने लगेंगे और उनकी जाति यहीं से क्या हो जाएगी? विलुप्त कर दी जाएगी। फिर इसका नेक्स्ट आते हैं अनुकूलन। लैंगिक जन्म के पास स्वरूप उत्पन्न संततियां बदलती वातावरण दिशाओं के प्रति अपेक्षाकृत उच्च अनुकूलन क्षमता रखती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे है फलस्वरूप, तो यहाँ पे जो लैंगिक जन्म होता है तो लैंगिक जन्म क्या होती है? इसके फलस्वरूप जो भी जाति होगा ना वो क्या वातावरण के बदलती दिशाओं के अनुरूप वो बदलते रहते हैं। जब लैंगिक जन्म जब होगा ना तो वातावरण जैसे जैसे बदलता जा रहा है ये वैसे वैसे क्या होंगे? अपने को भी बदलते जाते हैं, तभी तो प्रभावी होगा। यदि अपने को वैसे से ना बदले तो क्या हो जाएंगे? अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि जो इनका जो जीवन होगा वो क्या होगा? वो पुनर्योजन है के फलस्वरूप स्वतः सत्य को क्या है? जीवितता उत्पन्न होती। मतलब किसी और सी बात है, यदि कोई भी प्राणी अपने अंदर परिवर्तन लाएगा तो क्या होगा? तो उनमें क्या होगा? एक नए क्या है? प्राणी का विकास होता है। और इनमें क्या होता है? पीढ़ी एकांतर द्विगुणित एवं क्या होता है? अगुणित दोनों अवस्थाओं में होता है। क्या होगा? दोनों अवस्थाओं में होगा। और लैंगिक जन्म से हानि क्या है? तो लैंगिक जन्म से हानियां यह होती है कि यह एक क्या होती है? धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक समय की आवश्यकता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राणी जन्म लेगा, जब तक कोई भी प्राणी जब मेच्योर नहीं होगा, मतलब परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैंगिक जन्म में युग्मक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? युग्मक की आवश्यकता होगी। लैंगिक जन्म में किसकी आवश्यकता होगी? लैंगिक जन्म में हमेशा युग्मक की आवश्यकता होगी। और युग्मक बनने के लिए श्योर सी बात है कि प्राणी का परिपक्व होना जरूरी है। यदि प्राणी परिपक्व नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक है। इसमें प्रायः दो जीवन का होना क्या है? अति आवश्यक माना गया है। मतलब यहाँ पे माता और पिता, मतलब माता पिता या नर और मादा दोनों का होना क्या है? अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना आवश्यक नहीं है, यह एक अवसर का कारक है। मतलब कि यहाँ जो सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? निषेचन पर निर्भर करती हैं। यदि लैंगिक जन्म यदि निषेचन न हो तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? तब यदि निषेचन न पाया जाए तो यहाँ पे संतान का विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे निषेचन होना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लैंगिक जन्म क्या था? तो लैंगिक जन्म में हमने पाया कि लैंगिक जन्म में यह तभी संपन्न हो सकता है जब यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? युग्मक पाया जाएगा। यदि युग्मक नहीं होगा तो लैंगिक जन्म नहीं हो सकता है।
ठीक है। और लैंगिक जनन का फायदा यह है कि इसमें क्या होगी, हमेशा संकर जाति बनी होगी, जिससे क्या होगा, प्राणी का हमेशा निरंतर विकास बना रहता है। अब हम आते हैं क्या, अलैंगिक जनन से लाभ पड़ता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी प्राणी अपने भौतिक शरीर के द्वारा एक नए प्राणी का कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। और सबसे खास बात है कि जो अलैंगिक जनन होती है, यह एक क्या होती है, एक तीव्र प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक तीव्र प्रक्रिया होता है जिसमें एक प्राणी का विकास बहुत तेजी दिशा में होता है। क्या होगा, बहुत तेजी गति से होता है, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अलैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्राणी बनेगा वो पूर्णतः क्या होगा, वो पूर्णतः आनुवंशिक होते हैं। क्या होते हैं, वो पूर्णतः आनुवंशिक होते हैं, मतलब पूर्णतः अपने माता पिता के ही क्या होंगे, वो समान दिखाई देते हैं। कौन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी पूर्णतः किसके समान होगा, अपने माता पिता के ही समान पाई जाएगी। किसके समान पाई जाएगी, तो माता पिता के समान पाया जाता है। किसमें, अलैंगिक जनन के द्वारा। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाला संतान पूर्णतः क्या होगा, अपने माता पिता के ही समान होता है। और इसके बाद इसमें क्या होगा, इनमें जो आनुवंशिक जो लक्षण होंगे वो पूर्णतः क्या होंगे, माता पिता के ही समान पाए जाएंगे। क्या होंगे, वो माता पिता के समान पाए जाते हैं। किसमें, अलैंगिक जनन में, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के किसी भी भाग के द्वारा एक नए प्राणी का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। और यहाँ पर यह अनेक जीवों को प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या है, अपना अस्तित्व बनाए रखने में क्या होता है, ये सहायक होता है, मदद करता है। जैसे कोई भी प्राणी है, यदि अचानक वातावरण बदल गया, अचानक सडन यदि वातावरण बदला है, तो इसे प्राणी क्या करता है, अपनी संख्या को बनाए रखने में क्या होते हैं, ये सक्षम हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि परिवर्तन या विभिन्नता उत्पन्न होने में एक लंबा समय लगता है। यदि थोड़े समय के लिए है तो प्राणी क्या करता है, आसानी से अपनी उत्तरजीविता क्या होता है, वो बनाए रखता है। क्या होगा, आसानी से बनाए रखता है। और श्योर सी बात है, जब कोई किसी चीज का यदि लाभ है तो उसमें क्या है, हानि भी पाई जाएगी। क्या होगी, वहां पे हानियां भी पाई जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि अलैंगिक जनन में हमेशा क्या होता है, भौतिक शरीर के द्वारा एक नए प्राणी का विकास होगा। क्या होगा, एक भौतिक शरीर के द्वारा प्राणी का विकास होगा। तो श्योर सी बात है, जब भौतिक शरीर के द्वारा यहाँ प्राणी का विकास होगा तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ नहीं, इनमें नहीं अंतर देखने को मिला है। यदि यहाँ पे माता एवं पिता मतलब कि नर एवं मादा, तो जो लक्षण जो पुत्रों में आया है, तो यहाँ पे खाली एक ही पेरेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, ओनली वन पेरेंट से पास हो रहा है। और जो दो से और एक संतान में आता है तो कौन हो गया, वो लैंगिक था, वो लैंगिक जनन था। और जहां पे केवल एक ही शरीर के द्वारा संतान की उत्पत्ति हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे अलैंगिक जनन कहा जाएगा। और अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, वो पूर्णतः समान होते हैं। मतलब कहा जाता है अलैंगिक जनन का विकास में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। मतलब विभिन्नता इसलिए नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो एक ही संतान से पैदा हुए हैं, मतलब मिस्टेक, मतलब मातृ कोशिका से पैदा हुए हैं। जब एक ही मातृ कोशिका है या एक ही पिता या माता, एक ही था, एक ही शरीर था, तो उनमें क्या है, विभिन्नता नहीं मिलता है और इनसे एक नए प्राणी का विकास नहीं होता है। हमेशा एक ही प्रकार की प्राणी हमेशा लगातार बनती है, मतलब पूर्णतः आनुवंशिक होते हैं। मतलब इनसे जन्म लेना प्राणी क्या होता है, पूर्णतः आनुवंशिक होता है, ठीक है। इस चैनल की निरंतरता से जननिक रूप से दुर्बल संतति उत्पन्न होती है। क्या होगी, इनसे हमेशा दुर्बल जातियां प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव परिवर्तनशील वातावरण दशाओं के लिए क्या होता है, काम अनुकूलित होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या है, कायिक वर्धन पढ़ते हैं।
तो जो कायिक पौधा होता है, जो कायिक जनन है, सबसे खास बात है कि जो कायिक पौधन होगा ये हमेशा पादपों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? ये पादपों में देखने को मिलता है। जो कायिक पौधन होता है हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा? ये पादपों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल या जड़ कह सकते हैं, मतलब कि शरीर का कोई भी भाग यदि सेपरेटली हुआ है और उसमें कैपेसिटी है तो एक नए प्राणी को क्या कर सकते हो? वो जन्म देने की क्या करते हैं? वो क्षमता रखते हैं। और हाँ, वो अलैंगिक जनन में जो क्या है, अलैंगिक जनन के ही समान होता है कायिक पौधन। तो यहाँ पे किसका जरूरी है? तो यहाँ पे कलिका का होना बहुत जरूरी है, कलिका का। और जो अलैंगिक जनन है तो शरीर का कोई भी भाग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कायिक पौधन है यहाँ पे यदि कलिका नहीं है तो नए प्राणी का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह बीज रहित पादपों के प्रावधान की एकमात्र विधि है। जैसे उदाहरण से हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ईख लिख सकते हैं, जैसे गन्ना, केला, अंगूर, संतरा, ठीक है, नींबू। तो हम बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग क्या होता है? हम कायिक पौधन के द्वारा हम करते हैं। आपने सुना होगा ना कि जहाँ पे बीज नहीं होता तो बिना बीज के भी क्या होते हैं? पौधों को उगाया जाता है बिना बीज का, ठीक है। जैसे आप गुलाब का फूल हो गया, या क्या आप कमल का फूल लगाते आप हैं, या मतलब कि आप गुड़हल का फूल आप लगाते हैं, कि पौधे का कोई भी भाग आप डंठल काट के आप लगाते हैं ना, तो वही क्या हो गया? वो कायिक पौधा हो गया। कायिक पौधा ऐसा क्या है कि पौधे का कोई भी पौधा तोड़ के नया लगा दिया जाता है। फिर पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि होता है। मतलब कि यहाँ पर जब हम किसी पौधे को हम काट के लगाएंगे उसको, तो जहाँ पर हमारे पास एक पौधा था उसको काट लगा दें तो 10-15 पौधा हो जाएगा। तो अंतर हुआ ना, तो यही है। यह एक क्या प्रावधान की सस्ती एवं आसान विधि है। यह क्या है? एक सस्ती एवं आसान विधि है। पादपों के विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। मतलब कि ये पूर्णतः आनुवंशिक होगा। क्या होगा यह पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णतः आनुवंशिकी होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनमें जो क्या होते हैं वो पीढ़ी के कालांतर में क्या होंगे? तब सहायक होंगे। तो पीढ़ी के कालांतर में सहायक कैसे होंगे? क्योंकि ये पूर्णतः क्या होते हैं? यह पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं। बहुत से वृक्ष फल देने में कई वर्ष लगाते हैं। कायिक पौधों द्वारा उनसे एक ही वर्ष में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे जब लैंगिक जनन होता है तो पौधा परिपक्व होता है, तो कुछ समय के बाद, निर्धारित समय के बाद, तब वो क्या कर सकते थे? तो फल उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कायिक पौधन हुआ है तो पौधा क्या है? पहले से ही परिपक्व है, तो कुछ ही समय के बाद वो क्या होते हैं? वो फल देने लगते हैं। क्या होते हैं? वो फल देने लगते हैं। इससे पुराने पादपों के समाप्त होने से पूर्व ही उनसे नए पौधे क्या है? प्राप्त कर लिए जाते हैं। मतलब कि जो कायिक पौधा था, कायिक पौधा में जैसे हमारे पास पुराना पौधा था तो पुराने पौधे में हम कलम विधि के द्वारा उसको काट करके हम एक नए पौधे के क्या कर सकते हैं? हम विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम विकास कर सकते हैं। फिर इसके बाद कायिक पौधन के द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे जो पौधे होते हैं तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी अब बदलते वातावरण में उनका उपयोग किया जाने लगा है, ठीक है। इस विधि से प्राप्त पादप मात्र पादप के समान होते हैं, उनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि कायिक पौधन जो होता है इसमें कोई भी पौधा क्या होगा? पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं, और इनमें जो लक्षण होता है वो परिवर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि इनसे एक ही पादप पर अनेक जातियां क्या होती हैं? विकसित। मतलब एक ही पौधा है और एक ही पौधा पे बहुत सारे क्या है? पौधों का विकास किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यदि कोई भी हमारे पास यदि पौधा है, यदि कुछ भी है, यदि जितना हमसे उसे लाभ है उससे उतना क्या होती है? उससे हानि होती है। जैसे हम बात करें तो इनसे जो हानि होती है तो कायिक पौधन आसानी से क्षय हो जाता है तथा सूक्ष्म जीवों जनिक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? आसानी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? इनमें आसानी से रोग उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। इस विधि से प्राप्त पादपों में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। हमने बार बार आपको समझाया, फिर आपसे कह रहे हैं कि यह एक जनन एक ऐसी प्रक्रिया इसमें होती है जिसमें पूर्णतः आनुवंशिकी पौधे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं, बोला इनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। और इनमें क्या, इनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इस विधि में क्या, नई जाति उत्पन्न नहीं होती है। इनमें समय के पश्चात प्रजनन क्षमता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्या होगी? इनमें प्रजनन क्षमता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। किसमें? यहाँ पे। ठीक है। तो समय समय क्या होती है? इनकी प्रजनन क्षमता क्या होने लगती है? इनकी कम होने लगती है। जिससे क्या होती है? जिससे समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है? इनसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है। और इस प्रावधान के लिए उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है। मतलब कि इन्हें क्या होगा? हमेशा आपको देखभाल करने की क्या होगी? अत्यंत आवश्यकता होगा। यदि आप देखभाल नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में आपके लिए हम क्या है, निषेचन से संबंधित संपूर्ण जानकारी क्या है आपको क्या है कि देने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर करते रहिए।